जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं तोमर शो। आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है। ये कहानी है आंकड़ों की, गलत फैसलों की और उन नंबर्स की जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते थे लेकिन अंदर से धीरे धीरे सड़ चुके थे। ये कहानी है यस बैंक की। साल 2004 भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। प्राइवेट बैंक्स तेजी से ग्रो कर रहे थे। इसी माहौल में यस बैंक की शुरुआत हुई, सिर्फ 17 ब्रांचेस से। शुरुआत में कोई ही जानता था कि यही बैंक एक दिन इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स में शुमार होगी। 2019 तक आते आते यस बैंक के पास 1120 ब्रांचेस हो चुकी थी। इतनी तेजी ग्रोथ देखकर इन्वेस्टर्स, मीडिया और आम लोग सबको लगा यह बैंक अनस्टॉपेबल है। लेकिन बैंकिंग में एक बहुत कड़वा सच होता है, सिर्फ ब्रांचेस बढ़ाना सक्सेस नहीं होता। असल खेल होता है रिस्क, डिपॉजिट्स और लोन क्वालिटी का। और यस बैंक इसी खेल में सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। यस बैंक की ग्रोथ शुरू से ही बहुत अग्रेसिव थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2009 से 10 से 2018-19 के बीच यस बैंक के डिपॉजिट्स लगभग 24% CAGR से बढ़े। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी जरूरी है। इसी पीरियड में यस बैंक की बोरोइंग्स करीब 36% CAGR से बढ़ी। यानी बैंक अपने डिपॉजिट के पैसे से नहीं बल्कि मार्केट से उधार लेकर बिजनेस चला रहा था। 2009-10 में डिपॉजिट टू बोरोइंग रेशियो था 5.64, मतलब हर एक बोरोइंग के बदले 5.64 डिपॉजिट्स थे। लेकिन 2018-19 में यही रेशियो गिरकर सिर्फ 2.10 रह गया। यानी अब ₹1 बोरोइंग के बदले सिर्फ 2.10 पैसे डिपॉजिट्स थे। यह चेंज नॉर्मल नहीं था। यह बताता था कि बैंक धीरे धीरे बोरोड मनी पर डिपेंड होता जा रहा है और बैंकिंग में बोरोइंग मनी से सबसे डेंजरस डिपेंडेंसी होती है। अब डिपॉजिट्स के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। बैंकिंग की दुनिया में सबसे सस्ता पैसा होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। यस बैंक का एवरेज कासा रेशियो 2009-10 से 2018-19 के बीच देश के टॉप प्राइवेट बैंक्स में सबसे कम था। मतलब यस बैंक के पास चीप रिटेल मनी नहीं था। जब बैंक का पैसा महंगा होता है तो वो मजबूरी में हाई इंटरेस्ट लोन देता है और हाई इंटरेस्ट लोन्स अक्सर हाई रिस्क बोरोवर्स को ही दिए जाते हैं। यही से रिस्क की असली कहानी शुरू होती है। अब आते हैं लोन साइड पर। यस बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 2009-10 में था 83%, मतलब 100 डिपॉजिट्स पर 83 लोन था। ये हेल्दी माना जाता है। लेकिन 2018-19 में यही रेशियो बढ़कर 106% हो गया। मतलब बैंक जितना पैसा जमा कर रहा था उससे ज्यादा लोन में दे रहा था। इस गैप को भरने के लिए यस बैंक में भारी बोरिंग्स की। सिर्फ 2016-17 से 2018-19 के बीच यस बैंक की बोरिंग्स लगभग 180% बढ़ गई। बैंकिंग लैंग्वेज में इसे कहते हैं अनसस्टेनेबल ग्रोथ। और यही वो पॉइंट होता है जहां से कोलैप्स शुरू होता है। अब रिस्क की असली तस्वीर देखते हैं। यस बैंक ने कॉर्पोरेट लैंडिंग पर अत्यधिक भरोसा किया। 2018-19 में यस बैंक के टोटल एडवांसेस में लगभग 63% लोन्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दिए गए थे। रिटेल एडवांसेस सिर्फ 16 से 17% के आसपास थे। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लोन्स ही खराब होते हैं। रिटेल कस्टमर्स फिर भी EMI चुकाते रहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स डिफॉल्ट करते हैं। और एग्जैक्टली यही यस बैंक के साथ हुआ। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स की। यस बैंक का अनसिक्योर्ड एडवांस रेशियो टॉप प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा था। एवरेज अनसिक्योर्ड टू टोटल एडवांस लगभग 26.5% था। अनसिक्योर्ड लोन्स शॉर्ट टर्म्स में ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक्स को डुबा देते हैं। नॉर्मल बैंक्स इन्हें स्ट्रिक्ट लिमिट में रखते हैं। यस बैंक ने इन लिमिट्स को तोड़ दिया। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर भारी पड़ गया। अब रियल एस्टेट एक्सपोजर। RBI रियल एस्टेट सेक्टर को हाई रिस्क सेक्टर मानता है। यस बैंक का कॉमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर 2009-10 में लगभग 6% था। 2018-19 तक यह बढ़कर 12% हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यस बैंक की कॉमर्शियल रियल एस्टेट लैंडिंग करीब 41.5% से बढ़ी। यह ग्रोथ हेल्दी नहीं थी, यह ग्रोथ रेकलेस थी। अब आते हैं सबसे खतरनाक आंकड़ों पर। NPS 2009-10 में यस बैंक का ग्रोस NPA सिर्फ 0.2% था। 2018-19 में ग्रोस NPA बढ़कर 3.22% हो गया। नेट NPA 1.86% तक पहुंच गया। लेकिन इससे भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी प्रोविजन कवरेज रेशियो। यस बैंक का PCR 2018-19 में 43% से भी कम था, जबकि HDFC, ICICI जैसे बैंक 60 से 75% प्रोविजनिंग रखते थे। लो प्रोविजनिंग का मतलब बैंक्स लॉसेस के लिए तैयार ही नहीं है, यानी फ्यूचर शॉक्स इनएविटेबल था। लेकिन जब सवाल यह है, अगर नंबर्स बिगड़ रहे थे तो किसी ने समय रहते रोका क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब एक ही नाम पर आकर रुक जाता है, राणा कपूर। राणा कपूर यस बैंक के सिर्फ को-फाउंडर नहीं थे, वो बैंक के MD, CEO और प्रैक्टिकली सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। शुरुआत में उनकी लीडरशिप को विजनरी कहा गया। मीडिया उन्हें इंडिया के टॉप बैंकर्स में गिनता था, लेकिन धीरे धीरे ये विजन पावर
पावर में बदल गया। और जब पावर एक आदमी के पास ज्यादा देर तक रहती है तो गवर्नेंस कमजोर होने लगती है। यस बैंक में बोर्ड थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, कमेटीज थी, लेकिन प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग एक ही जगह कंसंट्रेट हो चुकी थी। लोन अप्रूवल्स, रिस्क एक्सपोजर्स, सेक्टर कंसंट्रेशन, सब पर राणा कपूर की पकड़ थी। इंटरनल डिसेंट धीरे धीरे खत्म होता गया। जो सवाल पूछता था या तो साइडलाइन कर दिया जाता था या उसकी बात बोर्ड मिनट्स तक नहीं पहुंचती। अब यहीं से यस बैंक की कहानी सिर्फ बैंकिंग फेलियर नहीं रहती, यह बन जाती है गवर्नेंस फेलियर की कहानी। और गवर्नेंस फेलियर बैंकिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है। अब बात करते हैं उस मैकेनिज्म की जिसने राणा कपूर को सीधे ईडी और सीबीआई तक पहुंचा दिया। इस मैकेनिज्म का नाम था क्वाड प्रो क्यो। सरल भाषा में कहें तो तुम मुझे फायदा दो, मैं तुम्हें लोन दूंगा। ईडी की चार्जशीट्स के अनुसार यस बैंक ने कुछ सिलेक्टेड कॉर्पोरेट ग्रोथ्स को बड़े लोन दिए। ये लोन नॉर्मली रिस्क कैटेगरी में आते थे, लेकिन अप्रूवल फास्ट ट्रैक थी, सिक्योरिटी वीक थी, क्रेडिट अप्रेजल डाइल्यूटेड था और बदले में उन्हीं कॉर्पोरेट्स ने राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं था, मनी को डेयरिंग के थ्रू घुमाया गया। सेल कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएट एंटिटीज सब यूज किए गए। ईडी के अनुसार यह पैसा लोन अप्रूवल का रिवार्ड था। सबसे बड़ा और सबसे इनफेमस केस DHFL। यस बैंक ने DHFL को हजारों करोड़ रुपए के लोन्स दिए। उस समय DHFL ऑलरेडी स्ट्रेस में था, लेकिन फिर भी एक्सपोजर बढ़ाया गया और इसी पीरियड में DHFL से जुड़ी एंटिटीज ने राणा कपूर फैमिली कंपनीज में करीब 600 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए। ईडी का दावा है कि ये इन्वेस्टमेंट कमर्शियल डिसीजन नहीं था, यह लोन सैंक्शन के बदले ग्रेटिफिकेशन था। टोटल पिक्चर देखें तो ईडी के मुताबिक राणा कपूर से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग अमाउंट करीब 4300 करोड़ तक पहुंचता है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि अगर ये सब हो रहा था तो ऑडिटर्स ने अलार्म क्यों नहीं बजाया? यहीं पर ऑडिट फेलियर्स की एंट्री होती है। यस बैंक के ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन ऑफ करते रहे, एनपीएस को अग्रेसिवली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, प्रोविजनिंग डेलिबरेटली स्लो रखी गई, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर स्ट्रेस को फ्यूचर में पोस्ट किया गया, प्रॉफिट नंबर आर्टिफिशियली हेल्दी दिखाए गए। आरबीआई इंस्पेक्शन 2015 के बाद लगातार रेड फ्लैग्स उठा रही थी। सेक्टरल एक्सपोजर हाई था, अनसिक्योर्ड लैंडिंग एक्सेसिव थी, गवर्नेंस वीक थी। आरबीआई ने मल्टीपल सुपरवाइजरी लेटर्स भेजे, लेकिन राणा कपूर एरा में ये वार्निंग सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं की गई। 2018 में एनबीएफसी क्राइसिस आया, IL&FS कोलैप्स हुआ, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी टाइट हो गई। यह वो मोमेंट था जब स्ट्रॉन्ग बैंक सर्वाइव करते हैं और वीक बैंक्स एक्सपोज हो जाते हैं। यस बैंक इस टेस्ट में फेल हो गया। डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस हिलने लगा, लार्ज कॉर्पोरेट्स फंड्स निकालने लगे, इंटर बैंक मार्केट में यस बैंक पर ट्रस्ट कम होने लगा, बोरिंग्स महंगी होती चली गई। और इसी बैकग्राउंड में जनवरी 2019 में आरबीआई ने एक अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया। आरबीआई ने राणा कपूर का टेन्योर एक्सटेंड करने से मना कर दिया। बैंकिंग हिस्ट्री में ऐसा बहुत रेयर होता है। यह साफ सिग्नल था, रेगुलेटर अब और रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मार्केट ने इस सिग्नल को तुरंत समझ लिया। यस बैंक का शेयर तेजी से गिरने लगा, कैपिटल राइजिंग प्लान्स फेल हुए, इन्वेस्टर पीछे हटने लगे, राणा कपूर बोर्ड के बाहर हो गए। लेकिन डैमेज हो चुका था, गवर्नेंस कोलैप्स पब्लिक हो चुका था। अब सिचुएशन फास्ट डेटोरेट हो रही थी, लिक्विडिटी क्रंच डेली रियलिटी बन चुका था, डिपॉजिटर पैनिक में थे। और फिर आता है मार्च 2020, वो महीना जब यस बैंक कोलैप्स के सबसे करीब था। आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगाया, विड्रॉल लिमिट 50,000, पूरे देश में पैनिक फैल गया। लेकिन आरबीआई ने एक चीज क्लियर रखी, बैंक्स को डूबने नहीं दिया जाएगा। एसबीआई आगे आया और पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स ने कैपिटल इन्फ्यूज किया, न्यू मैनेजमेंट लाई गई, ओल्ड राणा कपूर एरा ऑफिशियली खत्म हो गया। उसी समय ईडी ने राणा कपूर को अरेस्ट किया, चार्जेस मनी लॉन्ड्रिंग, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जिस आदमी को कभी स्टार बैंकर कहा गया था वो अब जुडिशियल कस्टडी में था। यस बैंक बच गया, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो चुकी थी। राणा कपूर का चैप्टर बैंकिंग हिस्ट्री में वार्निंग बन चुका था। डिपॉजिटर्स घबराए हुए थे, मार्केट में भरोसा खो चुके थे और रेगुलेटर के सामने सिर्फ एक सवाल था, अगर यस बैंक गिरा तो असर सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सॉफ्टवेयर जाएगा। यस बैंक उस समय भारत का सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन चुका था। करोड़ ऑफ डिपॉजिटर, थाउजेंड ऑफ कॉर्पोरेट इंटर बैंक एक्सपोजर्स। अगर बैंक बंद होता तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता और आरबीआई ऐसा रिस्क कभी अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए आरबीआई ने एक क्लियर फैसला लिया, यस बैंक विल नॉट बी अलाउड टू फेल। लेकिन सवाल ये था कैसे। मार्च 2020 में आरबीआई ने यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अनाउंस की। इस स्कीम का सबसे बड़ा पिलर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को एंकर इन्वेस्टर बनाया गया। एसबीआई ने यस बैंक में लगभग 7,250 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूज किया। इसके बदले एसबीआई को करीब 49% स्टेक मिला। एसबीआई के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्राइवेट बैंक्स ने भी कैपिटल डाला। यह कदम सिंबॉलिक भी था और प्रैक्टिकल भी। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि एसबीआई का नाम ट्रस्ट का सिनोनियम है, प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि एसबीआई के आने से डिपॉजिटर्स का डर कम हुआ,
मॉरेटोरियम हटाया गया, विड्रॉल लिमिट नॉर्मल की गई, डिपॉजिटर्स को मिला रिलीफ। लेकिन एक हार्श ट्रूथ था, शेयर होल्डर ऑलमोस्ट वाइप्ड हो चुके थे। यस बैंक का शेयर 400 से 5 तक गिर चुका था। रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने बैंक पर भरोसा किया था, उनका कैपिटल प्रैक्टिकली खत्म हो चुका। यह डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में डिपॉजिटर फर्स्ट, शेयर होल्डर लास्ट। अब न्यू मैनेजमेंट की एंट्री होती है। आरबीआई ने एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स को बोर्ड में लाया, रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाया गया, कॉर्पोरेट लैंडिंग टाइट की गई, रिटेल फोकस धीरे धीरे बढ़ाया गया। सबसे पहले बैलेंस शीट क्लीन अप शुरू हुआ, हिडन एनपीएस रिकॉग्नाइज किए गए, एग्रेसिव प्रोविजनिंग की गई। शॉर्ट टर्म में लॉसेस बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जरूरी था। अब सवाल आता है, यस बैंक रेस्क्यू का इम्पैक्ट क्या रहा? डिपॉजिट सेफ रहे, बैंकिंग सिस्टम स्टेबलाइज हुआ, पैंडेमिक के दौरान एक एडिशनल क्राइसिस अवार्ड हो गई। यह आरबीआई के लिए एक बिग विन था। लेकिन राणा कपूर केस यही खत्म नहीं होता। लीगल बैटल अब भी चल रही है। ईडी के चार्जशीट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग्स सब ऑनगोइंग है। यह मामला बैंक गवर्नेंस के लिए लैंडमार्क केस बन चुका है। अब बड़ा सवाल, क्या यस बैंक आज भरोसे के लायक है? फैक्ट यह है कि यस बैंक आज एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैंक है। ओल्ड मैनेजमेंट गॉन, ओल्ड प्रैक्टिस गॉन, रिस्क एपेटाइट रिड्यूस, ग्रोथ मॉडल मॉडरेट। लेकिन ट्रस्ट एक दिन में वापस नहीं आता। यस बैंक को अभी भी ईयर्स लगेंगे अपने ओल्ड रेपुटेशन रिकवर करने में, लेकिन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा लेसन सीख लिया गया। अब आइए पूरी कहानी से कुछ हार्ड लेसन निकालते हैं। पहला लेसन, ग्रोथ विदाउट गवर्नेंस इज डेंजरस। फास्ट ग्रोथ और चेक्स और बैलेंस के बिना हो तो वो सक्सेस नहीं, स्लो डिजास्टर होती है। दूसरा लेसन, कॉर्पोरेट लैंडिंग इज नॉट इविल बट ओवर कंसंट्रेशन इज। डाइवर्सिफिकेशन बैंकिंग की लाइफ लाइन है, यस बैंक ने इसे इग्नोर किया। तीसरा लेसन, पावर कंसंट्रेशन किल्स इंस्टीट्यूशंस। राणा कपूर टैलेंटेड बैंकर हो सकते हैं, लेकिन अनचेक्ड पावर ने इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर दिया। चौथा लेसन, ऑडिटर्स और बोर्ड सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं होते, अगर इंटरनल सिस्टम खामोश रहे तो कोलैप्स सिर्फ टाइम की बात होती है। पांचवा लेसन, डिपॉजिटर्स आर स्कैर्ड। शेयर होल्डर रिस्क लेते हैं, डिपॉजिटर्स नहीं। सिस्टम हमेशा डिपॉजिटर्स को बचाएगा। यस बैंक केस भारत के बैंकिंग हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। इस केस के बाद आरबीआई ने सुपरविजन और फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स और टाइट किए। आज जब भी बैंकिंग स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स फाइनेंस प्रोफेशनल यस बैंक का नाम सुनते हैं तो वो सिर्फ एक बैंक नहीं देखते, वो एक केस स्टडी देखते हैं। एक केस स्टडी जो सिखाती है नंबर से ज्यादा इंटीग्रिटी जरूरी है, प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस जरूरी है और ग्रोथ से ज्यादा गवर्नेंस जरूरी है। आज यस बैंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन राणा कपूर एरा हिस्ट्री बन चुका है। एक वार्निंग, एक लेसन, एक रिमाइंडर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो।